नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों फिर से बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स की। जो ये टॉपिक आपका पूछा जाना है यूपी SSSC के ASO एग्ज़ाम 2020 में। पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। इस क्लास में जानेंगे स्क्यूनेस यानी कि विषमता। इस विषमता के बारे में आप क्या जानते हैं, पिछले स्टैटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, बीकॉम में पढ़ा होगा या इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, विषमता होती क्या है, स्क्यूनेस होती क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से हमें हल करना है, जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से हल करना है, इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्क्यूनेस यानी कि विषमता। देखिए विषमता होती क्या है, ठीक है, विषमता के बारे में जानेंगे। यानी कि स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस का मतलब होता है, देखिए किसी आवृत्ति क्या है, कोई आवृत्ति वर्ग है, ठीक है। जैसे हमने कहा आवृत्ति विवरण दिया गया है, यानी कि बारंबारता का विवरण दिया गया है। किसी आवृत्ति वितरण के वर्ग की विषमता से होता है जहां एक और की आवृत्ति दूसरी ओर की आवृत्ति से भिन्न होती है या अलग होती है, ठीक है ना। या जैसे मान लिया ये माध्य है तो एक और की आवृत्ति ये हो जाएगी, एक और की आवृत्ति ये हो जाएगी। तो किसी एक तरफ की अधिक हो, किसी एक तरफ की कम हो, तो उसी को क्या कहते हैं, हम विषमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विषमता कहते हैं, ठीक है। विषमता अथवा असममिति किसी आवृत्ति वितरण की एक विशेषता है जो वर्ग के एक और अधिकतम आवृत्ति के साथ दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। समझ में आ गया, ये डेफिनेशन है इसकी। और यदि हम अपनी भाषा में कहें तो विषमता आवृत्ति वितरण की एक विशेषता है। विषमता आवृत्ति वितरण की एक विशेषता है जो उस वर्ग के एक ओर की आवृत्ति दूसरी ओर की आवृत्ति से बढ़ जाती है। क्लियर हो गया, एक तरफ कम होगी तो दूसरी तरफ ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात। चलिए अब ये तो हो गया विषमता यानी कि स्क्यूनेस हमने पढ़ लिया। अब स्क्यूनेस वितरण की कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस में आपका दो प्रकार का आएगा। पहला होगा आपका सामान्य वितरण, ठीक है, मैं विद कर्व के आपको समझाऊंगा। पहला आ जाएगा आपका सामान्य वितरण, ठीक है। सामान्य वितरण में देखिए यदि आपकी कोई फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, तो उसका जो वक्र कर्व बनेगा किस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। क्या बनेगा, ये बिल्कुल सेम बनेगा। और यहाँ पर एक ही स्थान पर आपका क्या होगा, मीन मीडियन मोड होगा, ठीक है। देखिए बता दूं समान वितरण का तात्पर्य क्या है। मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। चलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी गई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। अब यदि आप इसकी माध्यिका निकालोगे यानी कि समांतर माध्य निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। और यदि आप माध्यिका निकालोगे तो 9 आएगा, बहुलक निकालोगे तो भी 9 आएगा। ये तो आपको पढ़ाई दिया है समांतर माध्य कैसे निकालना, माध्यिका कैसे निकालनी और बहुलक कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने ये जो आपका माध्य है इसके ऊपर जोड़ोगे तो 5 और 2 7 होगा, इसके नीचे जोड़ोगे तो 5 और 7 होगा। अर्थात जब माध्य से दोनों तरफ की वैल्यू, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग दोनों बराबर हो तो क्या होगा, आपका सामान्य वितरण कहलाता है। और इसमें स्क्यूनेस नहीं पाई जाती, अर्थात विषमता बिल्कुल नहीं पाई जाती। विषमता बराबर कितनी होती है, यहाँ पर होती है भैया 0। विषमता कितनी होगी, 0। यदि इस तरफ के कर्व को देखो, ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यदि कर्व बना है और ये सामान्य वितरण का है स्क्यूनेस का, यदि इसको उठा करके बीच से तोड़ के इधर को कर दिया जाए तो ये जो वाला जो हिस्सा है इसको पूरा पूरा क्या कर लेगा, आच्छादित कर लेगा। क्योंकि जितनी जैसी वैल्यू यहाँ पर है वैसी वैल्यू यहाँ पर भी है। क्लियर है ना। चलिए ये हो गया आपका सामान्य वितरण। अब हम बात करेंगे
असामान्य वितरण की यानी कि विषम वितरण की, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा आपका विषम वितरण, ठीक है। विषम वितरण में दोस्तों दो होते हैं, पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक वितरण, धनात्मक वितरण और ऋणात्मक वितरण। अब धनात्मक वितरण कब होगा, ऋणात्मक वितरण कब होगा, तो वो समझ लीजिए। देखिए जब आपका यानी कि कर्व है झुका हुआ हो, कैसे, कहाँ झुका हुआ हो, दाहिनी तरफ, अर्थात पहले एकदम से बढ़े और फिर क्या हो जाए, उसकी वैल्यू छोटी हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, जब धनात्मक हो जाएगा तो दाहिनी तरफ आपका कर्व क्या होगा, झुकेगा। यानी कि जो आपकी पहले फ्रीक्वेंसी होंगी बड़ी होंगी, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। ऋणात्मक में इसका जस्ट अपोजिट होगा, अर्थात पहले क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है, और फिर क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ऋणात्मक का जो कर्व बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब हमने सामान्य वितरण में देखा था कि मीन, मीडियन और मोड, यानी कि एक्स बार आपका और मीडियन और आपका मोड यानी कि बहुलक, तीनों एक ही बिंदु पर थे। तीनों क्या थे, एक ही बिंदु पर थे, लेकिन यहाँ पर तीनों एक ही बिंदु पर नहीं होंगे, याद रखिएगा। इसमें क्या देखना है आपको, यहाँ पर जो आपका धनात्मक का होगा इसका यदि आप संबंध निकालोगे तो एक्स बार क्या होगा आपका, एक्स बार सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो समांतर माध्य होगा सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा आपका मीडियन होगा और सबसे छोटा आपका क्या होगा, बहुलक। सबसे छोटा क्या ज्ञात होगा, बहुलक ज्ञात होगा। यदि हम बात करें ऋणात्मक की तो इसमें जो आपका समांतर माध्य होगा वो छोटा होगा, इसके बाद आपका मीडियन उससे बड़ा होगा और इसके बाद बहुलक आपका सबसे बड़ा होगा। क्लियर हो गई, यदि इनकी वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रही बात, छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये अपने चित्र मन में बिठा लो, ये कर्व जो है अपने मन में बिठा लो, और ये कौन सा था, सामान्य वितरण का बिल्कुल सेम था, ठीक है ना, इस प्रकार से ये सामान्य वितरण का था। तो धनात्मक का जो आएगा दाहिनी ओर झुकेगा। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि स्क्यूनेस में जो धनात्मक है, पॉजिटिव वाला स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, उसमें जो कर्व है दाहिनी ओर झुकता है कि बाईं ओर झुकता है, तो कहाँ झुकेगा भैया, दाहिनी ओर झुकेगा। और यहाँ पर कहाँ झुकेगा, बाईं ओर से झुकेगा। इसको ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक स्क्यूनेस यानी कि विषमता। अब बात करें दोस्तों सूत्र की, क्या बात करें, सूत्र की बात करें तो वो कैसे करना है, सूत्र क्या होगा। देखिए जो आपका चलो विभाजन मूल्य देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, विभाजन मूल्य। सामान्य का क्या होगा, ठीक है, धनात्मक का क्या होगा, धनात्मक, और यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक विषमता। जो सामान्य वाले का होगा, सामान्य वितरण होगा, उसका जो आपका Q3 माइनस एम बराबर होगा m माइनस Q1, m माइनस Q1। यानी कि जो आपका चतुर्थक है, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, ये दोनों, इन दोनों का अंतर इससे माध्यिका से, ये किससे निकालना है, Q3 का अंतर माध्यिका से अंतर Q1 का। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यदि धनात्मक की हम बात करें, धनात्मक स्क्यूनेस की बात करें, पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें, तो यहाँ पर आपका Q3 माइनस एम बड़ा होगा किससे, m माइनस Q1 से, सॉरी m से, m मतलब माध्यिका। क्लियर हो गया। अगर बात करें ऋणात्मक की तो Q3 माइनस एम छोटा होगा m माइनस Q1 से, ठीक है। ये संबंध इसका याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, 1 पॉइंट का। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि गणना आपको करनी है। किसकी गणना करनी है, विषमता, ठीक है ना, विषमता की माप करनी है। तो विषमता की माप के लिए हमें देखो क्या क्या चाहिए होता है, कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो विषमता की माप जो है 3 प्रकार की होती है। विषमता की प्रथम माप, विषमता की प्रथम माप, ठीक है, प्रथम माप हो जाएगा। विषमता की द्वितीय माप हो जाएगा, विषमता की द्वितीय माप, विषमता की तृतीय माप, ठीक है ना। 3 प्रकार के आपको पढ़ना है। अब प्रथम में हम क्या क्या देखेंगे, विषमता की प्रथम माप में, विषमता की प्रथम माप
यानी कि इसको कहते हैं कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक। याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक। ठीक है, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक, इसको हम क्या करेंगे, देखिए कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक में करना क्या, इसको पहले दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक यदि हमें ज्ञात है तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं, और यदि माध्य और बहुलक ज्ञात नहीं है तो हम क्या किससे ज्ञात कर सकते हैं, माध्य और माध्यिका से भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्य और माध्यिका से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब माध्य और बहुलक से यदि हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, जो स्क्यूनिस बराबर होता है, ठीक है ना, स्क्यूनिस बराबर आपका हो जाएगा माध्य माइनस बहुलक। क्या हो जाएगा, माध्य माइनस बहुलक, अर्थात x बार माइनस का z। ये आपके क्या हो गए, संकेत हो जाएंगे। और यदि आपको निकालना है विषमता गुणांक, क्या निकालना है, विषमता गुणांक निकालना है, तो विषमता गुणांक इसको j से प्रदर्शित करते हैं। j बराबर हो जाएगा x बार माइनस z अपॉन, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रमाप विचलन। क्या लिखोगे भैया, प्रमाप विचलन लिख दोगे। प्रमाप विचलन को काय से व्यक्त किया जाता, सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हुआ, यदि आपको माध्य और बहुलक ज्ञात है। अब बात करेंगे यदि हमारे पास क्या है, माध्य है और माध्यिका है, तो कैसे लगाएंगे, इसका भी फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, यदि हमें माध्य ज्ञात है, माध्यिका ज्ञात है, यदि हमें बहुलक ज्ञात ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका स्क्यूनिस बराबर होता है 3 समांतर माध्य माइनस का माध्यिका। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3 माइनस 3 कोष्टक अलग, 3 मल्टीप्लाई समांतर माध्य माइनस में माध्यिका होती है। यदि हमें क्या निकालना है, जे हमने अभी क्या बताया, कोएफिशिएंट। क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि विषमता गुणांक जब निकालेंगे तो सेम वही कर देना है, ये वैल्यू जो की त्यों रख देनी है, और यहाँ पर सिग्मा रख देना है, स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है, प्रमाप विचलन को। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाले हैं, अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसे याद रखना है। इसको जो प्रथम माप है, विषमता की जो प्रथम माप है, उसी को क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक। जो विषमता गुणांक निकालोगे उसको क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक कहते हैं। बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो मैं जल्दी से फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जो कार्ल विषमता गुणांक निकालोगे, इसकी जो प्रथम माप होगी ठीक है ना, विषमता की प्रथम माप होगी, इसको आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं, प्रथम माप को ही क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन कहते हैं, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक कहते हैं। पहला जो है आप किसके हिसाब से निकाल सकते हो, माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक यदि आपको ज्ञात है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा माध्य और माध्यिका। क्या हो जाएगा, माध्य और माध्यिका से भी आप निकाल सकते हैं। माध्य और बहुलक से निकालोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला आपका स्क्यूनिस बराबर हो जाएगा आपका माध्य माइनस में z। ठीक है, और यदि आप j की गणना करो, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनिस ज्ञात करोगे, तो x बार माइनस z, अर्थात माध्य माइनस बहुलक अपॉन में हो जाएगा प्रमाप विचलन। ठीक है, यदि इसकी बात करें, स्क्यूनिस निकालना है तो हो जाएगा 3x माइनस x, यानी कि माध्य माइनस माध्यिका हो जाएगा। और यदि आपको गुणांक निकालना है, जिसको कार्ल पियर्सन का गुणांक विषमता गुणांक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक, बराबर हो जाएगा 3x माइनस m अपॉन हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, यानी कि प्रमाप विचलन, माध्य माइनस माध्यिका अपॉन प्रमाप विचलन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें क्लियर हुई। इसी को क्या कहेंगे, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विषमता की द्वितीय माप, जिसको क्या कहते हैं, बाउले का विषमता गुणांक कहते हैं, जिसको बाउले का विषमता गुणांक कहते हैं। इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए, यदि आपको स्क्यूनिस ज्ञात करना है, ठीक है, स्क्यूनिस ज्ञात करना है,
किसका विषमता की द्वितीय माप कह दे या कह दे बाउले का विषमता गुणांक निकालिए। इसमें स्क्यूनेस निकालने के लिए हमने क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें ज्ञात करना है। देखिए Q3 क्या है, तृतीय चतुर्थक। चलो मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। तृतीय चतुर्थक आप ज्ञात करोगे, तृतीय चतुर्थक, ठीक है। माइनस में करोगे माध्यिका, क्या करोगे भैया, माध्यिका, ठीक है। फिर माइनस करोगे, फिर यहाँ पर करोगे आप माध्यिका और माइनस में कर दोगे आप प्रथम चतुर्थक। क्या कर दोगे, प्रथम चतुर्थक कर दोगे, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थक हो जाएगा। अब इसको यदि हम क्या करें, संकेत से करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा M, यहाँ पर आपका हो जाएगा M माइनस Q1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Q3 यहाँ हो गया, माइनस में M हो गया, फिर माइनस में M हो गया, माइनस माइनस प्लस Q1 हो जाएगा। यदि हम इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, Q3 प्लस में हो जाएगा Q1, ठीक है। चाहे ऐसा कर दो, Q1 प्लस में Q3 और माइनस में हो जाएगा आपका 2M। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस निकलेगा। ये क्या, कौन सा नियम है, बाउले का विषमता गुणांक से हम निकाल रहे हैं। बाउले का विषमता गुणांक पे याद रखिएगा, चतुर्थक से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हमें विषमता गुणांक निकालना है तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे भैया, JQ से। इसको कैसे व्यक्त करेंगे, JQ से विषमता गुणांक ज्ञात करना है। सेम यही रख देना है आपको, क्या रख देना है, जो कहते हैं रख दीजिए। Q1 प्लस Q3 माइनस 2M हो जाएगा। अब जो अपॉन आएगा नीचे विषमता गुणांक रखने के लिए आप क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 कर दोगे, अर्थात प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक का आपको अंतर नीचे रख देना है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका विषमता गुणांक आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये हो जाएगा आपका बाउले का विषमता गुणांक और विषमता की द्वितीय माप। देखिए फिर से समझा देता हूँ मैं अभी, ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। आपको करना क्या है, जल्दी से देखिए, बाउले का विषमता गुणांक याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे पूछ लिया जाएगा बाउले का विषमता गुणांक, ठीक है। कार्ल पियर्सन का मैंने बता दिया, बाउले का फिर से बता दे रहा हूँ। यदि स्क्यूनेस निकालना है आपको तो आप क्या करोगे, Q3 माइनस माध्यिका होगा, यानी कि तृतीय चतुर्थक, माइनस में हो जाएगा आपका माध्यिका माइनस प्रथम चतुर्थक हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो Q3 प्लस में Q1 अर्थात तृतीय चतुर्थक प्लस प्रथम चतुर्थक माइनस में 2 माध्यिका आ जाएगा। ये आपका स्क्यूनेस निकल आएगा। यदि आपको क्या निकालना है, बाउले का विषमता गुणांक निकालना है, अर्थात बाउले का विषमता गुणांक निकालने के लिए आप ये वाला ज्यों का त्यों रख दोगे, यानी कि तृतीय चतुर्थक प्लस प्रथम चतुर्थक माइनस में 2 माध्यिका और अपॉन कर देंगे Q3 माइनस Q1, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, आपकी जो सीमा होती है, ठीक है ना, इसमें सीमा पूछ लिया जाता है, मान की सीमा, ठीक है ना, मान की सीमा। तो हमने पहला जो पढ़ा था कार्ल पियर्सन वाला, क्या पढ़ा था, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक पढ़ा था। पहले वाले में हम किसका निकाल रहे थे कि समांतर माध्य यानी माध्य और बहुलक के हिसाब से निकाल रहे थे। सूत्र क्या था उसका, सूत्र था माध्य माइनस बहुलक, ठीक है ना, माध्य माइनस बहुलक। और अपॉन क्या कर दिया था, अपॉन ये इसकी जो वैल्यू आएगी, चलिए विषमता गुणांक नहीं सीधा ये कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी +1 से -1 तक। कहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू, +1 से -1 तक जाएगी विषमता गुणांक की वैल्यू। अगर बी वाले की बात करें, बी वाले किससे निकाल रहे थे हम, माध्य से और सॉरी यहाँ बहुलक से निकालना था। कहाँ से निकालना था, बहुलक से। पहले वाले में हमने बहुलक से ज्ञात किया था, दूसरे वाले में माध्यिका से ज्ञात किया था हमने। 3 माध्यिका था ना, 3 मल्टीप्लाई माध्य माइनस माध्यिका। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये +-3 होगी। इसकी जो मान की सीमा होगी -3 से लेकर के +3 तक जाएगा। और जो आपका दूसरा वाला था बाउले का विषमता गुणांक, उसके जो मान होगा, बाउले का विषमता गुणांक कैसे निकालोगे, Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2M अपॉन Q3 माइनस में Q1, ये विषमता गुणांक हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी +1 से -1 के बीच में होगी, -1 से +1 के बीच में होगी, इसका याद रखिएगा। विषमता गुणांक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, विषमता गुणांक, ठीक है।
इसमें प्रमाप विचलन का भाग देते थे, प्रमाप विचलन। क्लियर हो गई। तो हमने पहला जो पढ़ा, पहला नियम था उसमें, उसको कार्ल पियर्सन का नियम भी कहते हैं, कार्ल पियर्सन, ठीक है, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक 2 हो गए। इसको हम बहुलक के हिसाब से निकाल रहे थे, माध्य और बहुलक गुणांक निकालने के लिए प्रमाप विचलन का भाग देंगे। इससे हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पर माध्य हो गया, माध्यिका हो गई, प्रमाप विचलन का भाग दिया तो आपका गुणांक निकल आएगा, विषमता गुणांक निकल आएगा, जिसको कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी -3 से +3 तक जाएगी। इसको बाउले का विषमता गुणांक कहते हैं। यहाँ पर तृतीय चतुर्थक प्लस प्रथम चतुर्थक माइनस द्वितीय माध्यिका, मैंने बताया इसको आपको कैसे निकालना है। अपॉन में कर देंगे Q3 - Q1, तो ये विषमता गुणांक हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी -1 से +1 तक जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक है, इससे कह रहा आपको विषमता गुणांक की गणना करनी है। ये 10 वैल्यू दी गई है, वर्ष दिया गया है और यहाँ पर आपका उत्पाद दिया गया है, ठीक है, यानी कि सेल बाई यूनिट, ठीक है ना, इन यूनिट में दिया गया है। इसको आपको क्या करना, विषमता गुणांक जब निकालोगे तो विषमता गुणांक के लिए हमें क्या करिए, मान लीजिए हम प्रथम वाला निकालें, कार्ल पियर्सन वाला, ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए पहली बात तो माध्य आपको ज्ञात होना चाहिए ना। माध्य के बाद आपको माध्यिका भी ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए, माध्यिका ज्ञात होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास प्रमाप विचलन भी होना चाहिए, प्रमाप विचलन होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप फार्मूला लगा दोगे। फार्मूला कौन सा लगेगा कि यानी कि माध्य हो गया, माइनस में माध्यिका हो गई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन प्रमाप विचलन कर दिया जाएगा। तो इससे आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकल आएगा विषमता गुणांक, ठीक है। अब हमारे पास हमें सिर्फ इतनी वैल्यू है, माध्य की गणना करनी है, माध्यिका की गणना करनी है और प्रमाप विचलन की भी गणना करनी है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे तरीका क्या होता है, समांतर माध्य, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि माध्य बराबर, देखिए गणना कर रहे हैं यहीं पर, माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर अभी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही लिख देते हैं, माध्य बराबर आपका हो जाएगा कुल सिग्मा x बटे n की वैल्यू, यानी सिग्मा x मैंने जोड़ के रख लिया पहले से, 1080 है तो हम यहाँ पर 1080 लिख देंगे, 10 संख्याएं 10 का भाग देंगे तो आपका माध्य बराबर कितना हो जाएगा 108। माध्य बराबर कितना हो गया 108 हो गया। चलिए एक वैल्यू आ गई। अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका तो आपने अच्छे से पढ़ाई है ना, देखो कितने पद हैं, जितने पद हो उसमें 1 जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, वहाँ पद ही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो n बराबर 10 है, 11 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 5.5वां पद जब लिखना है तो आप क्या करोगे, 5वां पद प्लस 6वां पद, तो 5वां पद आपका कौन सा हो जाएगा 106 हो जाएगा। यदि आपने माध्यिका अभी तक नहीं पढ़ा है तो माध्यिका वाला वीडियो जरूर देखना है। 6वां पद आपका 109 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, आपकी माध्यिका निकल आएगी। 9 6 कितना हो जाएगा 15, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे 2 का भाग देंगे तो 107.5 आ जाएगा, अर्थात जो माध्यिका आपकी निकलेगी 107.5 आएगी। अब हमें चाहिए प्रमाप विचलन, बिना प्रमाप विचलन के आप इसको नहीं निकाल सकते हो, यानी कि गुणांक नहीं निकाल सकते हो। देखो अब प्रमाप विचलन का सूत्र क्या है, यहीं से सारी चीजें आपको याद दिलाते चल रहा हूं। प्रमाप विचलन का सूत्र आपने क्या लिखा था, अंडर रूट, यानी कि इसको सिग्मा से व्यक्त करते थे, अंडर रूट सिग्मा dx², याद आया कुछ, माइनस में n अपॉन सिग्मा dx अपॉन n, इसका स्क्वायर, याद है ना, अभी पिछली क्लास में हमने इसको सूत्र को पढ़ा था। तो ये सूत्र आप अच्छे से याद रखना, यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब ये निकालने के लिए इसको मैनेज करना पड़ेगा ना, विचलन निकालना पड़ेगा। अब विचलन निकालने के लिए देखिए कैसे करेंगे, विचलन क्या है, अब हमको क्या करना, अब हमारे पास यहाँ जो माध्य आया है, माध्य कितना हुआ 108, अब क्या करोगे 108 को इसमें से माइनस कर दोगे, अर्थात हमको निकालना क्या है, हमको निकालना x माइनस एक्स बार, ठीक है ना, x माइनस एक्स बार निकालना है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो इसका जो अंतर आएगा माइनस 108 में से 83 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25, अर्थात माइनस का यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 21, मैं देख के लिख दे रहा हूँ, माइनस का 15, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 4,
माइनस का 4, माइनस का 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस में 10, 16, 18 और 22। ठीक है, ये प्लस में होंगे, ये क्या होंगे, प्लस में होंगे। अब हमें जो है इनका वर्ग लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग करना है, यानी कि dx² निकालना। 25 का स्क्वायर कितना होता, 625 हो जाएगा। 21 का 441 होता, 15 का 225, 4 का 16 होता है, 2 का 4 1, 10 का 100 हो गया, 16 का 256 होता है, 18 का 324 होता है और 22 का 484 होता है। ठीक है, अब इनको जब जोड़ोगे, जोड़ने से इसका आपका आंसर आएगा 2476 और इसको आप ऐड करोगे। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे, इसको भी ऐड कर सकते, नहीं तो डायरेक्टली वो वाला फार्मूला लगा देना। ठीक है, चलो प्रमाप विचलन के 2-3 सूत्र बताए थे ना। अब देखो यहाँ से मात्र इससे भी आप निकाल सकते हो। चलिए प्रमाप विचलन निकालना है, तो प्रमाप विचलन बराबर आपका हो जाएगा √x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, x माइनस x बार, ठीक है, x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, अर्थात इसको क्या कहेंगे, इसको हम जो कल ज्ञात किया था सिग्मा dx² अपॉन n। ठीक है, जो सूत्र अपन ने कल बनाया था उसी को लेकर के चलेंगे। सिग्मा dx² अपॉन n कर देंगे, प्रमाप विचलन ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका 2476 हो गया, अपॉन n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी 10 है, n की वैल्यू 10 है, तो इस ज्ञात हो गया, आपका आंसर आया 247.6। जब इसको हल करोगे भैया, हल करने से आपका आएगा 15.73। ये क्या हो गया, प्रमाप विचलन। अब तो ज्ञात हो जाएगा ना, प्रमाप विचलन ज्ञात हो जाएगा। ये चीज मैं मिटा दूं यहाँ से, चलिए यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब हमें निकालना है विषमता गुणांक। क्या निकालना है, विषमता गुणांक यदि ज्ञात करनी है तो विषमता गुणांक बराबर होगा, आपने क्या ज्ञात किया है, ये हो गया आपका प्रमाप विचलन। तो 3 हो गया माध्य माइनस माध्यिका अपॉन प्रमाप विचलन। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा 3 यहाँ हो गया, माध्य आपका 108 आया था, माध्यिका आपका 107.5 आया था, अपॉन प्रमाप विचलन आया है 15.73। ठीक है, 15.73। इसको हल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा, अपॉन 15.73 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.954। ये क्या होगा, आपका विषमता गुणांक हो जाएगा। देखने में कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल इजी। आप स्टेप बाय स्टेप उसको हल करते जाना है। पहली बात देखिए, इसमें आपको माध्य कैसे निकालना ये पता होना चाहिए, माध्यिका कैसे निकालनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रमाप विचलन तो इसमें लगना ही लगना है विषमता गुणांक निकालने के लिए, तो ये भी आपको प्रमाप विचलन बनना चाहिए, तभी आपसे क्या बनेगा, ये विषमता गुणांक निकालते बनेगा, कार्ल पियर्सन वाला। क्लियर हो गया। तो ये सूत्र हैं, आपको याद रखने अच्छे से। आगे जाकर के ये हम सवाल सॉल्व करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जो यूपी ट्रिपल एससी का एएसओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक टेस्ट श्रृंखला चलेगी पर डे, उसमें क्वेश्चन अभी किया करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, ये स्क्रीन से हो गया। इसके बाद में जो आपका अगला है, ठीक है ना, जो अगला है इसी में अगला है कुटोसिस। ठीक है ना, कुटोसिस की हम अगली क्लास लेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए अच्छे से, 1-2 बार देखना जरूर है और प्रैक्टिस जरूर करती रहनी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।